दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं बीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से हम बायोलॉजी से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न की एक सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखना आप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें मैंने वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बायोलॉजी के ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है जो आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 1 है, तो देखिए और 15 प्लस करके दिखाइए। इनके 15 प्लस सही जाते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता हो, जो भी व्यक्ति जो कि पहले से हमारे साइंस के डोज की सीरीज से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने देखी हैं, तो उनको पता होगा चाहे हमारे द्वारा कितने भी क्वेश्चन दिए जाएं, लेकिन मैं उससे दूने क्वेश्चन को उसमें कंप्लीट कराता हूं। इस सीरीज में 30 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके 60 प्लस क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। यकीन नहीं होता है, वीडियो आप अंत तक देखना, फिर आप कहना कि हाँ जो मैंने शुरू में बोला था वो किया है या नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो बायोलॉजी के ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो चलिए देखते हैं। और हाँ प्लीज दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। 30 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, तो एक क्वेश्चन में से ही हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, क्या कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि जो हीमोग्लोबिन है वह क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा ये बात कि जो हीमोग्लोबिन होती है रक्त में वह एक प्रोटीन होती है। ठीक है, जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब बताइए कि क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, लोह, रजत, तांबा या स्वर्ण। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है लोह। ठीक है, तो लोह पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जैसा कि मैंने बोला था कि 30 क्वेश्चन शामिल किए हैं सेट में, लेकिन आपके 60 प्लस होने वाले हैं कवर। तो वो कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे। देखिए यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन हो गए। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है और उसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। और आगे देखिए, तो जब हम, जैसे ये मैंने एक फिगर बनाया मनुष्य का, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, जब ये सांस फेफड़ों तक पहुंचती है, जो ऑक्सीजन जब फेफड़ों तक पहुंचती है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठा के हमारे जो टिश्यू होते हैं, जो हमारे कोशिकाएं, सेल्स हैं, सेल्स के पास ले जाकर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को छोड़ती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या काम करती है? ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाना और उसको सेल्स के पास जाकर छोड़ना। तो ये काम होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है दोस्तों, जब ऑक्सीजन के साथ ये मिलती है Hb, मैं यहाँ बता देता हूँ, जब यह ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, Hb मतलब हीमोग्लोबिन, तो ये बन जाती है HbO2। तो इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये कब बनती है? जब फेफड़ों से यह ऑक्सीजन को उठाती है, तो जब ले जाकर छोड़ती है कहाँ पर? सेल्स के पास में। तो सेल के पास में छोड़ देती है तो फिर से आती है। मतलब एक तरीके से ऐसे काम करती है जैसे कोई बस है, यात्रियों को ले जाकर डेस्टिनेशन पे छोड़ती है, फिर वो अपने स्थान पर आ जाती है, फिर वहां से ले जाकर छोड़ती है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये अब आपकी समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन कवर हुए कि एक तो यही हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, और ये ऑक्सीजन का क्या करती है? परिसंचरण करती है, मतलब परिवहन का काम करती है, ऑक्सीजन को ले जाने आने का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अमीनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड, थायमीन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये केमिकल नेम पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो मैं आपको यही बता देता हूं कि दोस्तों हमारे चैनल पर एक साइंस ट्रिक की सीरीज चल रही है। वहां पर मैंने जितनी भी विटामिन है उनसे रिलेटेड जितने भी केमिकल नेम है उसकी एक बेहतरीन ट्रिक दी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो वहां से जाके आप हमारी साइंस ट्रिक की सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। एक बार अवश्य देखना। अगर उस प्लेलिस्ट को आप एक बार देख लेते तो आपके वहां से बहुत सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, क्योंकि वहां पर मानव रोग से संबंधित, जीवाणुओं से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग,
कवक से, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और मिश्र धातु, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक मैंने वहां पर शामिल की हैं। तो प्लीज दोस्तों एक बार विजिट अवश्य करना। और जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहिए। तो बताइए विटामिन सी का क्या होता है केमिकल नेम इनमें से? तो दोस्तों वह होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का केमिकल नेम। और दोस्तों एमिनो एसिड की बात करें तो एमिनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? प्रोटीन की इकाई। जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 30 क्वेश्चन तो इसमें है, बहुत सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। जो एमिनो एसिड के ही अणु एक एमाइड बॉन्ड के द्वारा बंद कर एक पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण करते हैं और वही चेन हमारी प्रोटीन का निर्माण करती है। जब हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, जब टॉपिक वाइज जब स्टार्ट करेंगे सीरीज को, तो वहां पर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो इतना याद रखना बस, अमीनो एसिड जो होता है वह प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए तो अभी छोड़ दें क्या और बता दूं इनके बारे में? तो चाह रहे होंगे आप बता दूं, है ना? तो चलिए बताते हैं। एसिटिक एसिड क्या होता है? जो एसिटिक एसिड जो होता है वह फलों के रस में पाया जाता है, फलों के रस में पाया जाता है और प्रचुर मात्रा में और पाया जाता है सिरके में, ठीक है। सिरका, चाउमीन खाइए, चाउमीन जब बनाते हैं उसमें डाला जाता है सिरका, ठीक है। तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। और थायमिन, थायमिन के बारे में बताऊं मैं आपको, तो थायमिन विटामिन बी का केमिकल नेम होता है, ठीक है। तो एक बार ट्रिक आप अवश्य देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है साइंस ट्रिक के नाम से, ठीक है। तो आप जाकर एक बार विजिट जरूर करना। तो देखिए दोस्तों यहाँ से कितने क्वेश्चन कवर हुए आपके? यहाँ से 4 हुए, देखिए 4 हुए, यहाँ से 4 ऑप्शन हुए कि नहीं हुए? तो बताइए, हेल्पफुल है ना आपके लिए? तो चलिए अंत तक देखना, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है हमारा का फूल सुगंध छोड़ते हैं। तो क्यों छोड़ते हैं? सुगंध वायु को शुद्ध करने के लिए, मक्खियों को भगाने के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों यह इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है कीटों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। जैसे सरसों के खेत वगैरह देखे होंगे आपने, तो वहां पर मधुमक्खियां, तितलियां बैठी रहती हैं उन पर, है देखे ना। तो वह कीटों को आकर्षित करने के लिए फूल सुगंध छोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रखना आप। चलिए आगे देखते हैं। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो बताइए दूध की शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा है? लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर या रेन गेज? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है तो आपने लगा लिया होगा। और हाँ प्लीज दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार ये कि कमेंट बॉक्स में आप प्लीज मुझे ये बताएं कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है। उससे मुझे ये पता तो चलेगा कि हाँ आप किस तरीके से, कितनी तैयारी आपकी चल रही है। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, अगर आप कहेंगे कि जल्दी से बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की जाए तो वो भी की जाएगी, ठीक है। और साइंस के डोज में फिजिक्स के 19 प्रैक्टिस सेट वहां पर मैंने करा दिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पर टॉपिक वाइज कराए गए हैं। तो एक बार आप वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, तो देखना साइंस के डोज की सीरीज को भी आप देखिए हमारे चैनल पर आकर एक बार कि क्या क्या कराया जा रहा है। मैथ की सीरीज को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। मैथ ट्रिक्स की सीरीज चलिए, एनवायरमेंट को फुल डिटेल में हमारे द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आइए चैनल पर विजिट करिए। चलिए दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र बताइए क्या है? तो वह है लैक्टोमीटर, ठीक है। क्या है? लैक्टोमीटर। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी कहाँ चलते हैं? अभी तो यहाँ देखिए, थर्मोमीटर आप जानते हैं, टेम्परेचर मापने का यंत्र, ठीक है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापने का यंत्र, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या है? वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापने का यंत्र। और रेन गेज है, रेन में रेन आ रहा है आगे, वर्षा मापी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वर्षा मापी, वर्षा मापने का यंत्र है रेन गेज, ठीक है। तो 4 यहां से कंप्लीट हो गए। देखिए 100 होने वाले हैं, 30 में ही 100 कम से कम। चलिए आगे देखिए, रेबीज क्या है? तो रेबीज बताइए क्या है? कृमि जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है या कवक जनित रोग है? तो कौन सा रोग है बताइए? रेबीज। रेबीज ही आगे जाकर हाइड्रोफोबिया का रूप ले लेता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया जिसमें पानी से डर लगता है, ठीक है, बता देता हूं मैं यहीं पे। और ये क्यों कैसे होता है रेबीज?
कुत्ता बिल्ली बंदर के काटने से होता है रेबीज, ठीक है, जानवरों के काटने से। तो ये कैसा रोग है? तो ये दोस्तों विषाणु जनित रोग है, वायरस फैल जाता है, ठीक है, वायरस से होने वाला रोग है रेबीज। तो इसको याद रखना। और रोगों से संबंधित मैंने फिर बता देता हूँ मैं एक बार आपको बहुत अच्छी ट्रिक दी गई है सभी रोगों से संबंधित, जैसे विषाणुओं से होने वाले रोग, जीवाणुओं से होने वाले रोग, कवक से, प्रोटोजोआ से। तो एक बार अवश्य देखना, ठीक है। चलिए, विषाणु क्या है बताइए, विषाणु क्या है? तो दोस्तों कोशीय, अकोशीय, एक कोशीय, बहुकोशीय। तो बताइए विषाणु क्या है? तो दोस्तों जो विषाणु होता है वह होता है अकोशीय। इसको आप बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 70% स्टूडेंट तो मतलब समझ ही नहीं पाएंगे कि ये होता क्या है, मतलब क्या है, कैसे, ठीक है। एक कोशीय, एक कोशिका वाला होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम होते हैं ना, वह यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशीय, ठीक है। बहुकोशीय में हम स्तनधारी आते हैं, जो बहुत सारी सेलों से हमारा निर्माण होता है बॉडी का, पक्षी वगैरह इसी में आते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। कोशीय मतलब कोशिकाओं से निर्माण होता है। अकोशीय, अकोशीय वायरस होता है जो कि अकोशीय होता है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊं, जैसे यह जो होता है, जो जीव के बाहर जो रहता है वायरस, वह सुषुप्त अवस्था में रहता है, मतलब एक तरीके से जिंदा नहीं रहता है वायरस। जब किसी भी जीव से बाहर रहता है वातावरण में तो सुषुप्त अवस्था में रहता है, परंतु जब जीव के अंदर पहुंचता है तो यह एक्टिव हो जाता है और सेल्स को डैमेज करता है, ठीक है। तो यह होता है अकोशीय। चलिए, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो बताइए, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई। तो रक्त के स्कंदन का मतलब है ब्लड की क्लॉटिंग। क्लॉटिंग मतलब जो जम जाता है, जैसे हाथ कट जाए अभी आपका तो ब्लड निकलने लगता है, उसके बाद में थोड़ी देर बाद ही उस पर परत जम जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो जो रक्त का स्कंदन होता है वो कौन सा विटामिन उसके लिए आवश्यक होता है? तो बी, सी, के या ई। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है विटामिन के, ठीक है। कौन सा है? विटामिन के। तो और यहाँ पर और बता दूं मैं ऑप्शन के बारे में, तो यही तो खासियत है हमारी, ठीक है। तो विटामिन बी जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन, थायमीन, ठीक है। और यह जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, B1, B2, B3, B5, B6, है ना, B9, B12। तो ये जो होता है बी कॉम्प्लेक्स, ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में हेल्प करता है। ये जो होता है मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में भूमिका निभाती हैं बी कॉम्प्लेक्स जो है। और विटामिन सी ये टिश्यू के निर्माण में, इसका रासायनिक नाम क्या होता है अभी बताया था पीछे क्वेश्चन में, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो याद रखना इसको भी, टिश्यू के निर्माण में यानी घाव को भरने में मदद करता है विटामिन सी। और विटामिन ई, इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन, है ना, फिर लवली, ठीक है, याद रखना इसको। और इसका जो नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम है। अरे हाँ, विटामिन के का तो नहीं बताया, तो के का जो है विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो बहुत ही सारे क्वेश्चन कवर हो गए आपके। बताइए, ब्लड क्लॉटिंग वाला एक तो यही हो गया विटामिन के, और सबके रासायनिक नाम 4 ये हो गए, ठीक है। और सबके बारे में बताइए क्या क्या करते हैं, 4 वो हो गए, 8 या 9 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए आपकी। तो बताइए हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा ये 30 क्वेश्चन जो है। अभी तो ये पार्ट 1 है, यानी कितने पार्ट अभी आगे आने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए, और बेल आइकन पे प्रेस अवश्य करना दोस्तों। सब्सक्राइब करना, पहले तो ऐसा मत करना कि पहले तो सब्सक्राइब होगा तभी बेल आइकन पे प्रेस होगा, ठीक है। तो बेल आइकन पे प्रेस करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसी तरह की ये जो है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप कवर करें, ठीक है। तो चलिए तैयार रहना आगे वाली वीडियो के लिए कॉपी पेन लेकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता रोग किस कारण से होता है? तो बताइए, मीना माता रोग किस कारण से होता है? पारे की अधिकता से, या सीसा से, कैडमियम से, या जस्ता से? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखना ठीक से, ठीक है। तो मीना माता रोग किस कारण से होता है? तो वह होता है पारे की अधिकता से, ठीक है। जापान में पहली बार पारे की अधिकता जब जल में पाई गई थी, शायद ऐसा मैंने पढ़ा था। तो वहाँ पर एक शहर है हमारा मीना माता, वहीं से इसका नाम पड़ा था मीना माता रोग, ठीक है, पारे की अधिकता से।
और बताओ कैडमियम, जल में अगर कैडमियम की अधिकता हो जाए तो एक रोग हो जाता है एटाई एटाई, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। एटाई एटाई लिखते जाइए, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तो ये पहला पार्ट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो नॉर्मली ऐसे ही देख रहे होंगे, पता नहीं क्या बताने वाले हैं, 30 के 60 क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे। तो देखिए 30 के 60 नहीं हो रहे, 90 हो रहे हैं, ठीक है। तो एटाई एटाई रोग होता है कैडमियम की अधिकता के कारण, ठीक है दोस्तों। और मैं इसके अलावा और बता देता हूँ कि एक और होता है कॉपर की अधिकता के कारण होता है विल्सन रोग। कौन सा? विल्सन रोग हो जाता है कॉपर की अधिकता के कारण। और आर्सेनिक, एक धातु और होती है आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है ब्लैक फुट, ठीक है, ब्लैक फुट। तो ब्लैक फुट रोग हो जाता है आर्सेनिक की अधिकता के कारण, ठीक है। एक और बता दूं, चलिए एक और, शायद लिख रहे हों कुछ, तो सीरियस होंगे तो कुछ लिख रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो भाइयों और बहनों प्लीज लिखते जाइए, ठीक है। और नाइट्रेट की अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए बहुत है ना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। मैं बता रहा हूँ ये 30 क्वेश्चन की जो पहली वीडियो है ना, बहुत लंबी जाने वाली है, मुझे पता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि इस तरीके से अगर चारों ऑप्शन को क्लियर किया जाएगा तो टाइम तो लगेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट तो शुरू में ही टाइम देखकर ही ओपन नहीं करते हैं कि पता नहीं 30 क्वेश्चन है, इतना टाइम कहाँ से लग गया, ठीक है। तो जो भी देख रहे हैं ना, दूसरों को प्रेरित करना प्लीज़ दोस्तों, और वीडियो को शेयर अवश्य करना, ठीक है, और प्रमोट करना। चलिए इतना तो आप कर सकते हैं ना, फ्री में आपके लिए इतना सारा मटेरियल और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं, तो इतना तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और एक बार शेयर अवश्य करें फ्रेंड्स में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि पोलियो की वैक्सीन किसने बनाई थी? तो बताइए, J.H. गिब्बन, J.E. साल्क, रॉबर्ट एडवर्ड्स, जेम्स सिम्पसन। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? पोलियो की जो वैक्सीन बनाई थी दोस्तों, वो बनाई थी J.E. साल्क ने, ठीक है, J.E. साल्क ने। तो इसको आप याद रखना, ठीक है। चलिए एक आध तो छोड़ दो यार, बाकी के पता नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि जीवन का भौतिक आधार है। बताइए, जीवन का भौतिक आधार है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस पर स्टार लगा लीजिए। तो बताइए जीवन का भौतिक आधार है जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया या जीव द्रव्य। बहुत सारे स्टूडेंट इसे गलत करने वाले हैं, मैं अब भी बता देता हूं, देखिए, नहीं तो आप कमेंट करके जब मुझे बताएं ना कि इतने क्वेश्चन सही गए हैं, तो इस क्वेश्चन को जरूर बताना कि ये किस किस का सही गया है, ठीक है। तो बताइए जीवन का भौतिक आधार है, तो दोस्तों जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि जीव द्रव्य होता क्या है। दोस्तों हमारा जो शरीर है वो लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है, लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, तब मैं वहाँ पर बताऊँगा कि कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों कोशिका के अंदर एक फ्लूइड होता है, इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यही इंग्लिश मीन है उसका, प्रोटोप्लाज्म, वही है हमारा जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य। इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो वही तो हमारा शरीर भी तो सेलों से मिलकर बना है, तो सेलों को जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? क्या बताया था मैंने? हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर जाती है और सेल्स के पास जाकर छोड़ती है, ठीक है। तो सेल्स जो है इसको ऑब्जर्व करती है, और यही जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमारी पाई जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया ना आपका। तो और इसकी एक और बता देता हूँ यहाँ से, एक और क्वेश्चन आपके लिए कि इसकी जो खोज की थी वह की थी पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे ने, ठीक है। एक और हो जाता है क्लियर। तो चलिए, कोशिका तो आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी में पाया जाता है, कोशिका में, ठीक है। और ये क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? कोशिका का बिजली घर कहते हैं इसे, यहाँ से बिजली मिलती है, ऊर्जा मिलती है, कोशिका का बिजली घर। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लेना इसको, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे जो कुछ भी पाया जाता है ना कोशिका में, जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको डिटेल में बताया जाएगा क्या क्या पाया जाता है और किस किस का क्या काम होता है। चलिए आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि कोशिका का पता किसने लगाया था? तो बताइए, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत बार आया है दोस्तों ये क्वेश्चन भी। इसमें जितने भी ये पहले जो पार्ट में जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं ना, ये 30 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं पहले, ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे। आगे ऐसा मत समझना कि 30 क्वेश्चन आगे वाले आएंगे वो पूछे नहीं जाएंगे, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही आने वाले हैं इस सीरीज में, ठीक है। तो आप जुड़े रहना, बस देखते रहना बायोलॉजी आपकी कितनी स्ट्रांग होती है। तो बताइए कोशिका का पता किसने लगाया था, किसने खोज की थी कोशिका की? स्लाइडेन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या डार्विन? तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बहुत सारे स्टूडेंट बता देंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो उसके बारे में तो पता चल ही जाता है, ठीक है, कॉमन सा क्वेश्चन है। तो बताइए कोशिका का पता किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दूं छोटी सी, यहीं पर बता देता हूं, नहीं वैसे अभी मैं बोलता कि आप हमारे जाइए साइंस ट्रिक की सीरीज में, वहां पर जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, वहां से जाके देखिए ट्रिक और वहां से आपको पता चलेगा। वो तो आप वैसे ही जाएंगे, क्यों जाएंगे मैं बताऊं, क्योंकि साइंस ट्रिक में आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको दी गई हैं और वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर भी होने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ एक बार साइंस ट्रिक की सीरीज को जरूर देखना, ठीक है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए कोशिका का पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने। इसकी एक ट्रिक है कि कोशिका, नोट करना चाहे कर सकते हैं, कोशिका हुक पर लटक गई, ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूं वैसे तो, कोशिका हुक पर लटक गई और केंद्रक ब्राउन हो गया, ठीक है, ब्राउन हो गया। तो यहां से 2 क्वेश्चन कवर हो गए हमारे। कोशिका हुक पर लटक गई तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, और केंद्रक ब्राउन हो गया और तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। ये रहा देखिए रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज, और कोशिका हुक पर लटक गई थी, केंद्रक ब्राउन हो गया था, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ एक बार बता दो, छोड़ के नहीं जाने का मन नहीं करता है कभी कभी तो, है ना। जो चार्ल्स डार्विन हैं, चार्ल्स डार्विन क्या किया था इन्होंने पता है? इन्होंने एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। किसका? एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। शायद एक मूवी आपने देखी हो हॉलीवुड की, एवोल्यूशन, देखना नहीं देखी है तो उसमें पता चल जाएगा एवोल्यूशन कैसे होता है, विकास, ठीक है। तो एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चलिए आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? ये तो अभी मैंने पीछे बता दिया आपको, शक्ति केंद्र या बिजली घर कोशिका का किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति केंद्र। तो यहीं पर बता दूं लाइसोसोम, अरे बता देते हैं, ठीक है, टारगेट ही अपना अलग है तो बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। क्यों कहा जाता है पता है? एक कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम पाया जाता है, होता है ऐसे है, जब कोशिका पर कोई वायरस अटैक करता है तो ये जो लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम उस वायरस को खींच लेता है अपनी ओर और पूरा ऑब्जर्व कर लेता है और खुद भी नष्ट हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं इसको आत्मघाती थैली, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका द्रव तो आप देख ही चुके हैं, पीछे बताया था ना मैंने, प्रोटोप्लाज्म है ना, जीवन का भौतिक आधार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। केंद्रक के बारे में भी बताएंगे आपको, डीएनए पाया जाता है यहाँ पर। चलिए लो डीएनए की बात की थी, आरएनए का क्वेश्चन आ गया। आरएनए पाया जाता है तो बताइए आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, राइबोसोम में, कहाँ पाया जाता है आरएनए? तो दोस्तों आरएनए पाया जाता है हमारा कोशिका द्रव में, ठीक है, इसको आप याद रखना। वही कोशिका द्रव है हमारा प्रोटोप्लाज्म, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बता ही दिया था आपको, है ना, बिजली घर कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो बताइए अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? लेमार्क को, डार्विन को, मेंडल को, अरस्तु को? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है जोहन ग्रेगर मेंडल, ठीक है। जोहन ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर ये जो है आविष्कार किया था, ठीक है, अनुवांशिकी का पता लगाया था, इसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल को, ठीक है। याद हो गया ना? हो जाएगा, क्यों नहीं याद होगा। चलिए और तो बताऊं आगे, हाँ चलो बता ही देते हैं। लेमार्क ने जीव विज्ञान शब्द दिया था, जीव विज्ञान शब्द दिया था
लेमार्क ने। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये हो गया, नोट करते जाइए, मैं अब भी बता देता हूँ। और जो भी व्यक्ति देखते जा रहे हैं तो प्लीज एक बार फिर से वीडियो को देखना और आप नोट करना। ठीक है, आप नोट करोगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो डार्विन के बारे में तो मैंने बताया था, एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। और अरस्तु को तो शायद जानते हो आप, नहीं जानते तो बता दो, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है भाई, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, जीव विज्ञान का फादर, पिता, जनक, कुछ भी कह लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या है, तो बताइए दोस्तों, मनुष्य में, एक मिनट दोस्तों, हाँ तो दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या है कितनी है? 46, 47, 48, 56। तो बताइए कितनी है गुणसूत्रों की संख्या? तो दोस्तों वह होती है हमारी कितनी? 46। ठीक है, 23 जोड़ी भी आ जाता है कहीं कहीं पे, तो ये भी आप देख लेना, 23 जोड़े। ठीक है, याद रखना गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। आगे देखते हैं, काफ़ी समय हो रहा है, वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है, तो जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट तो कोई हद नहीं, छोड़ो, करते रहिए, सीरियस जो होते हैं जिन्हें करना है कुछ लाइफ में, आगे एग्जाम भी आने वाला है एनटीपीसी ग्रुप डी का। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए। साइंस के क्वेश्चन का वेटेज प्रत्येक एग्जाम में काफ़ी रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी का तो बहुत ही अधिक रहता है साइंस में। ठीक है, बायोलॉजी को तो स्किप मत करना कभी। निम्न में से मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से हैं? तो बताइए, वरांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, या ये सभी? तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? जो अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं। तो दोस्तों जहां पर ये सभी आ जाए ना, तो 90% तो यही आंसर होता है। कभी आपको नहीं भी पता हो ना, तो तुक्का मारना हो तो तुक्का मार सकते हैं, ये सही पे मैं बता रहा हूँ 90% आपका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, तो ये सभी, चलिए, तो ये सभी करके तो हम छोड़ेंगे नहीं, जानेंगे वरांधता क्या होती है, हीमोफीलिया क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं, यही अपना कुछ यूनिक क्या है, यूनिक तो यही है ना, यूनिक क्या होता है, जब हम आपके लिए कंटेंट दे रहे हैं, ये तो कोई भी दे सकता है। जो ये क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं 30 क्वेश्चन, बहुत सारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस तरीके से समझाना, इस तरीके से चारों क्वेश्चन को कवर, ऑप्शन को कवर करना और 30 के 90 क्वेश्चन बनाना, ये शायद आपको कहीं और मिले। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की। ठीक है, तो चलिए, कुछ भी आपको अलग लगे तो प्लीज़ दोस्तों प्रमोट करना वीडियो को, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए, तो वरांधता क्या होती है? वरांधता में दोस्तों होता क्या है, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती है। लाल और हरे रंग की, दोनों रंग को याद रखना। ठीक है, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती है। दोनों रेलवे वाले हैं ना, है ना, रेलवे में यूज किए जाते हैं हरी झंडी, लाल झंडी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं, जो लाल रंग की जो वरांधता होती है, लाल रंग में जिन्हें प्रॉब्लम होती है, उसे बोलते हैं प्रोटोनोपिया। प्रोटोनोपिया, लाल रंग की वरांधता को बोला जाता है प्रोटोनोपिया। ठीक है, और हरे रंग की वरांधता को बोला जाता है ड्यूटेरानोपिया। ठीक है, ड्यूटेरानोपिया, नोपिया दोनों में लगा हुआ है, यह है प्रोटोनोपिया, यह है ड्यूटेरानोपिया। ठीक है, तो नोट कर लेना आप। चलिए, हीमोफीलिया क्या है? इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। राजशाही रोग भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? राजशाही रोग। ये ब्रिटेन के राजकुमार के खानदान में है ये रोग। ठीक है, इसमें ब्लड का थक्का, जो क्लॉटिंग नहीं होती है, जो हमारी अभी पीछे क्वेश्चन बताया ना, विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ठीक है, तो वही रोग है ये हीमोफीलिया। चलिए, टर्नर सिंड्रोम क्या है? शायद ये इन दोनों के बारे में तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, लेकिन टर्नर सिंड्रोम के बारे में बहुत कम स्टूडेंट जानते होंगे। दोस्तों इसमें होता क्या है कि स्त्री में एक्स गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्र 46 होते हैं, अभी पीछे क्वेश्चन बताया मैंने। ठीक है, तो एक्स गुणसूत्र जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है, वो गायब हो जाता है। 45 क्रोमोसोम ही रह जाते हैं, गुणसूत्र 45 ही बचते हैं। ठीक है, और इसी कारण ये जो टर्नर सिंड्रोम है, इसकी वजह से जो संतान होती है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आता है, आँख, कान, नाक, कुछ में, किसी भी अंग में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, ये भी अनुवांशिक रोग होता है। आगे देखते हैं, एक वरांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? देखिए, अभी तो चिल्ला चिल्ला कर बताया, बताइए कौन से रंग की पहचान नहीं होती है वरांधता में? तो लाल और हरे रंग की। अभी तो बताया, लाल रंग की जो होती है वरांधता, उसे क्या कहते हैं? प्रोटोनोपिया। हरे रंग की को कहते हैं ड्यूटेरानोपिया। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, मजा आ रहा है ना आपको? यहाँ तक जो भी पहुँच गए हैं ना, जितने भी व्यक्ति देख रहे हैं, तो सच में जो सीरियस हैं उन्हें पढ़ना है।
मज़ा आ रहा होगा उनको, वो छोड़ के नहीं जाएंगे, एंड तक देख के जाएंगे वीडियो को, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन है कि किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो बताइए किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर घटित जंतु कहा जाता है? तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो जाता है जो कि ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके स्तर पर घटित जंतु को कहा जाता है प्रोटोजोआ। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रोटोजोआ। तो याद रखना इसको भी। पोरीफेरा के बारे में बताऊं, ये हमारे जो संघ होते हैं अकशेरुकी संघ, अकशेरुकी संघ के ये संघ होते हैं हमारे पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा। ठीक है, तो ये जो होते हैं पोरीफेरा जो होता है ये बहुकोशीय होता है, इसमें जो जीव पाया जाता है वो बहुकोशीय होता है। ऑर्थोपोडा के बारे में बताऊं तो सबसे ज्यादा जीव इसी संघ में आते हैं, ऑर्थोपोडा में। और ऑर्थोपोडा में जो जीव आते हैं उनकी जो चमड़ी होती है, ऊपर का जो आवरण होता है वो काइटिन का बना होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। ठीक है, काइटिन का बना होता है। तो चलिए आगे, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो बताइए मेढक जो श्वसन करता है, सांस लेता है, किस अंग के द्वारा करता है? त्वचा, किलोमों, फेफड़ों या इन तीनों से? तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो पढ़ा होगा शायद आपने, है ना, बहुत आसान है, त्वचा द्वारा ही तो श्वसन करता है ना? रॉन्ग आंसर। इन तीनों के द्वारा मेढक श्वसन करता है, त्वचा, क्लोम और फेफड़ों। ठीक है, तीनों के द्वारा श्वसन करता है हमारा मेढक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठों का होता है? हृदय, दिल जो होता है, बताइए। दिल के बारे में बातें तो बहुत करते हैं, चैम्बर के बारे में पता है कितने चैम्बर होते हैं दिल में? तो स्तनधारियों की बात कर रहा है, तो बताइए कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5 हैं? कितने होते हैं? नहीं पता? तो दोस्तों 4 होते हैं। हमारे दिल के चैम्बर कितने होते हैं? 4, और 4 चांद लगा देते हैं, 4 चैम्बर। ठीक है, तो 2 होते हैं मछलियों में, ठीक है, 4 हमारे होते हैं स्तनधारियों में, और 3 जो होते हैं वो उभयचरों में और सरीसृपों में होते हैं। तो इसको भी आप देख लेना, 3 जो होते हैं उभयचरों में और सरीसृपों में होते हैं। ठीक है, 5 नहीं होते किसी में। आगे देखते हैं, चलिए जल्दी जल्दी खींचते हैं। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? तो बताइए जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस, वाटसन, हरगोविंद खुराना या रॉबर्ट ब्राउन? तो रॉबर्ट ब्राउन तो होगा ही नहीं, केंद्रक ब्राउन हो गया। कोशिका हुक पर लटक गई, केंद्रक ब्राउन हो गया। तो ये दोनों तो वहां हमने क्लियर कर लिए थे, केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो ये की थी हरगोविंद खुराना ने किया था कृत्रिम संश्लेषण जीन का। ठीक है, जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखना। आगे देखते हैं, डीएनए की द्विगुण कुंडली का पता किसने लगाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना आप इसको। डीएनए की द्विगुण कुंडली का किसने पता लगाया था? वाटसन एंड क्रिक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। ये दोनों तो यहां से कट गए। यही तो फायदा होता है दोस्तों, बस डीपली पढ़ने का और ऑप्शन फॉलो करने का यही फायदा होता है। बताइए रॉबर्ट हुक और जो रॉबर्ट ब्राउन दोनों पढ़ चुके हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। और लो ग्रेगर जॉन मेंडल भी आ गए सर, अनुवांशिकता के पिता। तो बचा क्या? वाटसन एंड क्रिक। जितना अधिक पढ़ोगे उतना आपको आसानी से आप क्वेश्चन लगा लेंगे। कुछ तो नहीं आता होगा ना, कोई क्वेश्चन आपको 3 ऑप्शन पता है तो वो वैसे ही सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए, मजे मजे से पढ़िए। क्या है 30 क्वेश्चन कवर करने हैं यार, क्या है 30 क्वेश्चन, मैं बार बार 30 क्वेश्चन बोल देता हूँ, 90 क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, 30 तो उस पर लिखा है, 90 क्वेश्चन जो भी एक बार देख लेंगे ना इस सीरीज को, इस वीडियो को, तो इसकी पूरी सीरीज को यकीन मानिए अवश्य देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए 23वां क्वेश्चन, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में 280, 300, 206, 230। तो बताइए कितनी होती हैं? 206 बिल्कुल नहीं होती हैं, वो वयस्क में होती हैं। ठीक है, 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। ठीक है, 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में जब बच्चा जन्म लेता है, और 206 होती हैं वयस्क में, जो हम में होती हैं वयस्कों में 206 होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना इसको भी। किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? अचल संपत्ति, तो ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू हो जाता है आपके लिए। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। तो बताइए किसको अचल संपत्ति माना जाता है? तो दोस्तों कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है कार्बोहाइड्रेट को। किसे?
कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है अचल संपत्ति। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? हमें ऊर्जा मिलती है। हमें कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? ऊर्जा। वसा से क्या मिलता है? वसा से फैट, है ना, फैट मिलता है, भूख का एहसास खत्म होता है। प्रोटीन मसल्स बनाने में और टिश्यू का निर्माण करने में, और सीधी बात बॉडी बनाने में। प्रोटीन का काम होता है बॉडी बनाना। ठीक है, टिश्यू का जो कोशिकाओं की मरम्मत करना, टिश्यू का निर्माण करना। ठीक है, ये होता है प्रोटीन का काम। जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जिम वाले होते हैं, वो प्रोटीन सबसे ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसको भी। आगे पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो बताइए, पेंसिलिन की खोज चार्ल्स डार्विन, इन्होंने नहीं की। इन्होंने तो इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। माइकल फेराडे ने तो की ही नहीं थी, फिजिक्स से रिलेटेड है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, इसे क्यों गलत कर रहा हूँ? आंसर तो यही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेंसिलिन की खोज। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे देखते हैं, प्रतिरक्षी मुख्यतया किससे संश्लेषित होते हैं? प्रतिरक्षी, हाँ, इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारे अंदर, वो किससे संश्लेषित होते हैं? तो WBC पढ़ा है हमने तो, है पढ़ा है किसी ने? WBC पढ़ा है। तो दोस्तों WBC के दो प्रकार होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो इसमें जो लिम्फोसाइट होता है वह प्रतिरक्षी मुख्यतः इसी का योगदान रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा राइट आंसर, लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो बताइए, जो लीवर ऑयल होता है मछलियों का, इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन A, B, C, D। तो बताइए क्या पाया जाता है? ये क्वेश्चन तो अनगिनत बार आया है। मैं बार बार ये कहूँ कि इंपोर्टेंट है, आया है, अनगिनत बार आया है ये क्वेश्चन तो। ठीक है, तो इसको तो आप इसकी गांठ बांध लेना। तो इसका राइट आंसर है विटामिन A। ठीक है दोस्तों, विटामिन A। तो आगे देखते हैं, 28 पहुंचने वाले हैं, छोड़ के मत जाइए। ठीक है, जल्दी पढ़ रही होगी कुछ स्टूडेंट्स को तो। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो बताइए, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का तो सबसे पहले नाम इसी का आता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है दोस्तों, वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है। प्रोटीन से तो तब मिलती है भुखमरी की कंडीशन होती है, जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं पहुंचे, वसा भी नहीं पहुंचे, तब प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट आता है। जब हम पढ़ेंगे सीरीज में, जब टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, तो एक एक करके मैं सबको बताऊंगा, एक एक टॉपिक में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वसा क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है, किस किस से कितनी कितनी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। विटामिन हमारी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में योगदान करता है विटामिन। ठीक है, विटामिनों से रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है विटामिन। ठीक है, तो याद रखना विटामिन का काम क्या होता है। विटामिन भी पढ़ेंगे हम डिटेल में, चिंता मत करिए, बस यहाँ पर आप देखते जाइए पहले क्वेश्चनों को, यहीं से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, चिंता मत करिए। तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? बताइए एंजाइम। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं हुआ एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम होते हैं दोस्तों मजदूर, हमारी बॉडी के मजदूर होते हैं एंजाइम। जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारा पेट में पहुंचता है, वहाँ पर इनको जो मरम्मत करते हैं, जिनको काट फाट करके मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस करते हैं, वो होते हैं हमारे मजदूर। तो इन्हीं को कहते हैं एंजाइम, और ये बने होते हैं प्रोटीन के। ठीक है दोस्तों, किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम। तो याद रखना इस क्वेश्चन को भी। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, चलिए भाइयों, समाप्ति होने वाली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर एक बार कह दूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के बाद में बहुत सारे लोग बंद कर देंगे, डेफिनेटली बंद कर देंगे, निकल लेंगे, कोई नहीं सुनेगा मेरी। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और साइंस ट्रिक की सीरीज को आप देखें एक बार, और वहाँ जाकर देखें, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक मैंने उसमें शामिल की हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन पे प्रेस करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ तो इतना तो कर सकते हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाकर मैं आपको हर चारों ऑप्शन को फॉलो करा रहा हूँ, सबके बारे में बता रहा हूँ। 30 की जगह 90 क्वेश्चन करा रहा हूँ। बताइए, एक ही पार्ट में आपको जब 90-100 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, तो ऐसे ही 20 पार्ट कम से कम मैं आगे ले, जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उतने पार्ट आएंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए बस दोस्तों, बस इतना ही कहना है और ज़्यादा नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में लोह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो बताइए, लोहे की कमी से क्या होता है? अरक्तता, रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो बताइए क्या होता है लोहे की कमी से? तो लोहे की कमी से एक रोग हो जाता है,
एनीमिया। पढ़ा है? पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। एनीमिया इसी को तो कहते हैं अरक्तता। ठीक है, अरक्तता मतलब खून की कमी। अरक्तता का मतलब होता है खून की कमी। तो ये होता है हमारा एनीमिया रोग, लोहे की कमी से। लोहा किस में पाया जाता है? ज़्यादातर पालक में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। हरी सब्जियों में तो पाया जाता है, पालक में अधिक पाया जाता है। और जो रतौंधी होता है विटामिन ए से, ये तो आपको जानते ही होंगे। ठीक है, और स्कर्वी विटामिन सी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी से होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, बस एक बात बोलूँगा, बस जाइए मत, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।